की करते हैं तो हम उसको प्ले के म्यूजिक को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये गलत बात है। हम कंपाइल करते हैं, हम इधर उधर से आजकल यूट्यूब से और गूगल से ये करके हम जो अपने काम के म्यूजिक निकाल लेते हैं, वो किसी के भी होते हैं। कई बार वो बेचारा प्लेयर कई बार प्ले देखने आता है, वो कई बार कहता है कि मेरी फ्लूट बजा रहा है और मेरा पीस है ये, कोई फ्यूजन में से निकाल लेते हैं, कई बार किसी का ऑर्केस्ट्रा से कोई पीस निकाल लेते हैं, तो वो अपने नाटक के हिसाब से कर लेते हैं। तो करना क्या चाहिए कि आप एक दिन 2 दिन के लिए स्टूडियो, जैसे मैं बता रहा था कि रवि वासवानी जी के नाटक का जब मैंने स्टूडियो में जाकर के म्यूजिक रिकॉर्ड किया, तो वो म्यूजिक अपना लगा और वो अच्छे ढंग से हैंडल भी हुआ। और वो लड़की करती थी और वो पृथ्वी थिएटर में उसके 8-10 शो हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्ड भी करो तो आप स्टूडियो में जाकर के अपने नाटक के हिसाब से म्यूजिक को आप रिकॉर्ड कर लो, कंपोज करा के रिकॉर्ड कर लो, म्यूजिशियन के साथ में करके आप उसको यूज करो। रहा म्यूजिकल थिएटर में गानों का, ये तो गानों में तो आपको तबले, ढोलक और हारमोनियम जब सामने नजर नहीं आएंगे तो वो दर्शकों को भी मजा नहीं आएगा। म्यूजिकल नाटक में म्यूजिशियन दिखना चाहिए। हमारे कारन जी का नाटकों में यही एक जोर था कि म्यूजिक वाले बैक स्टेज के आर्टिस्ट नहीं है, म्यूजिक वाले एक्टर्स हैं और वो ऑन स्टेज के जो है उनका रोल है ऑन स्टेज। तो बहुत अच्छे जगह पर, स्पेस पर वो म्यूजिक पिट बनवाते थे और जयंत और आलोपी जी ये लोग सब सेट करते थे। तो म्यूजिक पिट का स्पेशल ध्यान रखा जाता था कि कितने बाई कितने का स्पेस चाहिए, कितने लोग उसमें बैठेंगे, कितने म्यूजिशियन होंगे और नाटक में किस एंगल पर बैठेंगे वो, ताकि नाटक अच्छा। म्यूजिशियन का ऑडियंस से ऑन स्टेज रहने पर भी मैंने एक चीज रखी, मैंने अपने म्यूजिशियन को ये सिखाया कि आपको ऑडियंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लोग कई बार ना जब ऑडियंस में बैठते हैं तो वो डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो मैंने अपनी जो अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये बताया कि आपको नाटक से अपनी नजर नहीं हटानी है, आप नाटक के संगीतकार हो। आप ना ऑडियंस को, आप कोई महफिल नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई यहाँ गजल का प्रोग्राम नहीं हो रहा है कि ऑडियंस को वाह वाह आपसे मिलेगी और आप उनको देख देख कर गाते रहोगे। तो मैंने पूरे नाटक पे आप पर नजर रखो, नाटक की एक एक डायलॉग पर नजर रखो, एक एक मूवमेंट पर नजर रखो। आप ऑडियंस को देख पाओ तो अलग बात है, नहीं देख पाओ तो अलग बात है, आपको पूरे नाटक पे ध्यान देना है। तो नाटक के म्यूजिशियन का एक बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा फर्ज है कि वो नाटक पे नजर रखे, ना कि बाकी चीजों पर वो ध्यान रखे कि ऑडियंस कितनी आई है, ऑडियंस अच्छा लग रहा है, गाना सुन के कैसा लगा, कितने उठ गए, कितने आ गए। ये सब म्यूजिशियन बहुत करते हैं। अब आजकल तो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, मोबाइल पे चैट करते हैं, अरे तबले से टिका देते हैं मोबाइल को और धीरे धीरे वो फेसबुक बैठे रहते हैं। और व्हाट्सएप पे कोई दोस्त आया तो व्हाट्सएप पे भी चर्चा चल रही होती है उनकी। सर ऐसे ही एक नाटक हमारे यहाँ पर हो रहा था। तो वो नया लड़का था, संगीत सीख रहा था। हमने उसको मौका दिया कि चलिए ठीक है तुम इसका म्यूजिक करो। तो उसने जब म्यूजिक किया तो ऑडियंस की तरफ से तालियां आ रही थी। उसको म्यूजिक कट कर देना चाहिए था, लेकिन वो लगा बजाने, वो तालियों के साथ साथ उसको लंबा लेकर गया। और बाद में हमने पूछा कि भाई तूने उसको वहां कट क्यों नहीं किया? अरे ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही थी, मैं कैसे बंद कर देता ऐसा। मैंने इस बात की सारे म्यूजिशियन को मैंने ये संस्कार है, ये रंग संस्कार है जो आप धीरे धीरे सब पर वो फैलाते हो। आपके साथ में कोई म्यूजिशियन है तो वो कहीं और भी जाकर के इस सिंसियरिटी को जाकर के वो पे करेगा कि सर ने मुझे कहा है कि मतलब मैं अगर उस म्यूजिकल नाटक में एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर और एज ए प्लेयर अगर मैं शामिल हुआ हूँ तो मेरा नाटक पर ध्यान देना मेरा कर्तव्य है, ना कि मैं ऑडियंस और बाकी बार बार उठना बैठना। कई बार क्या होता था म्यूजिक पिट में से उठ के लोग जा रहे हैं कि सर मेरा तो आधे घंटे बाद आएगा इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं निकल जाता हूँ अंदर। ग्रीन रूम में जाके बैठ गए, ग्रीन रूम में जाकर बैठ गए भाई, अब वो नाटक से जब लौट के आएंगे तो आधा नाटक हो चुका है, तो उसकी कनेक्टिविटी फिर वो नहीं होगी, फिर वो कैजुअल से रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऐसी उस पर अनुशासन हमने लेकर आए हम के ये चीजें। और ये मुंबई में बहुत ज्यादा अब लोग समझने लगे हैं मुंबई के थिएटर को। अब हम सबको, मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए नहीं, मुंबई में बहुत म्यूजिकल नाटक
बहुत ही इज्जत से खेले जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे अनुशासन के साथ। मतलब सेकंड बेल में म्यूजिशियन को बैठना है, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो सुनील शानबाग जी, एक 2 नाटक में मैं उनके शामिल हूँ, वो आके डांट देते हैं कि तुम सेकंड बेल में बैठे क्यों नहीं, तुम जा करके, तुम कितने भी बड़े म्यूजिशियन हो गए। बोले सर मैं फोन में जरा बात कर रहा था जरा सा, तो आप, मैं थर्ड बेल के बाद मेरा तो बाद में आता है। बोले नहीं, सेकंड बेल में आपको अंदर जाके बैठना है, रखिए मोबाइल बंद करिए अभी तुरंत एकदम। तो ऐसे कड़क डायरेक्टर यहाँ पर हैं और ऐसी कड़की से यहाँ पर काम होता है बस। तो वो परंपरा इसलिए यहाँ भी बन गई है। आज की तारीख में जितने नाटकों में मैं शामिल होता हूँ, मोबाइल नाम की चीज नहीं होती है वहाँ पर म्यूजिक पिट में। म्यूजिक पिट में मोबाइल दिख नहीं सकता। तो सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि हाँ, जैसे म्यूजिक का जो स्टूडेंट है, जो सितार बजाता है, वायलिन बजाता है या तबला बजाता है, हम उसको हायर करते हैं तो उसको उसका नाटक के प्रति उतना झुकाव नहीं रहता है, ये हमने देखा। वो कहता है कि मैडम आप बता दीजिए आपको कैसा म्यूजिक चाहिए, मैं 2 दिन पहले आके कर दूंगा। हम बोले इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं, नहीं आपको आपको संगीत की कोई समझ नहीं है, हमको मालूम है इसमें क्या म्यूजिक चाहिए। मतलब वो बहस पे उतर आते हैं और वो वैसा नहीं करते जैसा चाहिए। अब हर ग्रुप में तो म्यूजिशियन हो नहीं सकता, तो हमें कई बार बाहर से नए बच्चों को बुलाना पड़ता है कि तुम तबला बजा दो, तुम हारमोनियम बजा दो। लेकिन उनके साथ वहां पर समझौता करने वाली दिक्कत ज्यादा आती है क्योंकि वो नाटक को उस तरह से नहीं लेते, और फिर बाद में ज्यादा कुछ कहो तो कहते कि मैडम हम नाटक वाले नहीं है, हम तो म्यूजिशियन है। मतलब हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है कि सर हम तो म्यूजिशियन हैं, हाँ, हमें आप रिहर्सल में पहले क्यों बुला रही हैं, हम तो म्यूजिक वाले हैं, हम तो बाद में आएंगे, हम तो शाम को आएंगे, हम शो के 1 घंटे पहले आएंगे। ये चीजें हैं, लेकिन मैं इन चीजों से पार हो चुका हूँ। मैं ये समस्याएं झेलते हुए आया हूँ। मैं आज की तारीख में आपको मैं बताऊं, मैं बनारस में जाता हूँ, वहाँ का एनएसडी जो सेंटर है बनारस में, जी जी, तो एनएसडी वाराणसी, मेरी म्यूजिक टीम जो होती है वहाँ पर, कुछ नहीं तो कम करके भी कम से कम 6-7 लोग होते हैं। आपके शहर का भी एक लड़का उसमें पिछले साल था, वो मेरा मनीष 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 दुबे। उसके साथ मनीष मैंने दुबे, उसके साथ मैंने 6 प्ले करे हैं। हाँ, मनीष दुबे इतना इतना बढ़िया स्टूडेंट है मेरा, इतना प्यारा वो विद्यार्थी है कि मैंने एनएसडी वाराणसी में 3 नाटकों का म्यूजिक किया, तीनों नाटकों का दारोमदार उसके ऊपर रहा, और वो एक कदम आगे लेके जाता है म्यूजिक को। वो इतना सिंसियर है और इतना वो मेहनत करता है। हाँ, आज वो अगर हमसे सीख के जाएगा तो कल वो सुबह 10 बजे की रिहर्सल में वैसा की वैसा लौट के नहीं आएगा, वो इम्प्रूव करके आएगा। तो उसको आप पूछना कि बनारस में जो म्यूजिशियन है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 8-8-9-9 बजे तक नॉन स्टॉप बैठते हैं, और लंच टाइम पे भी हम उनको ये पूछते हैं खाना कहाँ जाके खाओगे, आपका घर दूर है, आप ना बीएचयू में रहते हैं। बोले नहीं सर, खा लेंगे यहीं पर आसपास, अभी कई लोगों के डिब्बे आते हैं, एक्टर्स के डिब्बे आते हैं, उसमें से खा लेंगे, ये कर लेंगे। तो इस पर भी हमें वो जोर नहीं डालते हैं कि सर आप 8 बजे तक रोक रहा हो तो आप खाना तो हमारे लिए मंगवा दो। बस हम एक चीज करते हैं कि उन एक्टर्स के साथ में जब चाय 2 बार आती है तो उन लोगों के लिए 3-4 बार आ जाती है, उनको बीच बीच में एक चाय का डोज देते रहते हैं। तो इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, 3-3 4-4 तबले लेकर आएंगे, सितार लेकर आएंगे, फ्लूट वाला पूरा अपनी फ्लूट लेकर आएगा, पूरी किट लेकर आएगा। तो एक तरीके से ये जो चीजें हैं, ये शहर में किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर से अगर एक परंपरा शुरू हो जाए और उनकी एक खास किस्म की टीम बन जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि वो हर बार अलग अलग लोगों के साथ काम करेंगे, किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा मान लो, तो वो फिर सबके ऊपर लागू करते हैं वो। जैसे मैं कई बार भोपाल में भी मेरी अच्छी टीम थी, तो उनको ये लगा कि सर से कुछ सीखने को मिलता है। सितार वाले भी मुझे बोले कि सर हम आप ना हमें कुछ ऐसा मसाला आपसे मिलता है कि हम ना बाद में अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं उसको। तो रिदम वाला बोलता है कि हमें कुछ रिदम के पैटर्न ऐसे आपके साथ में बैठने को बजाने को मिलते हैं। जयंत तो मालूम है, जयंत को मृत्युंजय में कितने इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे। तो एक चीज ये भी है कि वहाँ के जो लोकल म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनका डेडिकेशन क्या है। जैसे ग्वालियर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग खिंचेंगे,
म्यूजिशियन, सबके म्यूजिशियन के जो थोड़े से जो तेवर है ना ढीले पड़ेंगे। तो ये थोड़ा ये प्रैक्टिस की चीज है, ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात है। जी जी। नहीं, हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है, तो हम लोगों ने नए बच्चों को सोचा था कि 2-4 बच्चों को बुला के तबला और खेरा, हारमोनियम। अभी आप संगीत विश्वविद्यालय की बात हुई, खेरागढ़ में योगेंद्र ने मेरे को 2-3 प्ले का म्यूजिक के लिए बुलाया। वहां पर उन्होंने सारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के लोगों को शामिल कर लिया। एक बार तो क्या हुआ था कि जितने एक्टर्स नहीं थे स्टेज में, उससे ज्यादा तो म्यूजिक वाले में बैठे हुए थे। म्यूजिक पिट में काशीगर जी उससे ज्यादा लोग बैठे हुए थे जितने स्टेज में नहीं थे। वो वोकल वाले भी आ गए, वोकल वाले आ गए, सितार वाले आ गए, तबले वाले आ गए, सब बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट वाले आ गए, और सिंगर भी आ गए, लड़के लड़कियां। सर, ये मैं प्राइवेट ग्रुप की बात कर रही थी। यूनिवर्सिटी की तो बात अलग है कि वहां पर आप कुछ काम करते तो सारा डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करता है। म्यूजिकल, अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके शहर में म्यूजिकल नाटक कितने होते हैं? म्यूजिकल नाटकों की परंपरा क्या है? तब उस पर, तब हम किसी को दोष दे सकते हैं कि हाँ, वो उन वो लोगों का जी बिल्कुल नहीं म्यूजिकल है। नाटकों का, हाँ, की 100 में परंपरा कम 100 हो गई है। में 100 में 2 या 3 हो जाए तो बहुत। हाँ, नहीं है। मैं बीएनए में गया था, सूर्यमन जी तो वहाँ के सब चीज़ों के जानकार हैं। तो बीएनए में मेरे ख्याल से म्यूजिशियन अवेलेबल बहुत मुश्किल में हुए थे, 1 या 2 कोई हुए थे। तो मैंने एक्टर से ही बजवाया था, बाकी तो एक कोई था, वही एक आध कोई आया था बस। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में आप कितनी म्यूजिकल एक्टिविटीज करते हो, उसमें आपके पेमेंट के भी कई बार क्राइटेरिया क्या है, कब हाँ। कितने दिन में मिलता है, वो भी एक चीज है। कई बार बहुत दिनों में मिलता है तो वो कहते हैं कि भाई ना जाना बेहतर है। खास बात है आमोद के जो थिएटर इंस्टीट्यूट्स हैं वो हाँ, पर डे रिहर्सल का पेमेंट करते हैं। हाँ, जो ग्रुप्स हैं वो पर डे रिहर्सल का पेमेंट अगर करेंगे तो फिर वो सोचते हैं आखिरी एक हफ्ते में बुला लो। हाँ, लगातार उनके पास, ग्रुप्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम 1 महीने के रिहर्सल में 1 महीने तक उनको रोजाना पे कर सके। हाँ, तो ये भी एक ग्रुप्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो कि इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। और जब भी पैसा हुआ है, जब हमने जब प्रोडक्शन किए हैं, रवि नागर ने जब भी हमारे साथ म्यूजिक किया है, तो हमेशा जो है जब हमारे पास पैसा हुआ है तो हमने मैक्सिमम जितने दिन बुला सकते थे बुलाया। म्यूजिशियंस उनको अगर पर डे रिहर्सल का पेमेंट मिले तो आएंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। एक्टर्स तो फिर भी ये है कि ठीक है, कुछ एक्टर्स सीख रहे हैं, कुछ एक्टर्स तो अपना जुनून में करते हैं, लेकिन जो म्यूजिक के म्यूजिशियन है उनकी रोजी रोटी है, तो वो बगैर पैसे के वो नहीं आएंगे। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, पैसे की, और ना उनकी जो उनके तेवर थोड़े भारी रहते हैं, और पैसे की भी उनकी इच्छा रहती है। इसके अलावा वो एक चीज आप ध्यान दो, वो अच्छे आर्टिस्ट जब किसी प्ले में होते हैं ना, अच्छे सिंगर होते हैं अच्छे, और उनको काम में मजा आता है ना, तो वो भूल जाते हैं। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि कोई प्ले है, उस प्ले में मान लीजिए प्रतिमा जी हैं, मैं हूँ, और 3-4 और अच्छे गाने वाले हैं ये, तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि म्यूजिशियन हमारी बात मानेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये बड़े अच्छे जानकार और अच्छे गायक लोगों के साथ मैं बजा रहा हूँ। मैं हम हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, हमारे एक्टर्स की कमजोरी पकड़ते हैं वो। हमारे एक्टर्स बेसुरे गाते हैं, मान लीजिए कई बार बेताले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं अरे यार ये तो कितना बेसुरा गा रहा है, ये तो सुर वाले को क्यों नहीं बुलाते हैं इसके लिए, मैं 1-2 सिंगर आपको देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो हल्के से ना आपके डिसइंटरेस्ट उनके अंदर आ जाता है, और उनको एक बहाना मिलता है कुछ बोल के जाने का या कम समय देने का। हम कह रहे हैं कि हम 4 दिन बाद में बुलाए, हम 8 दिन के लिए बुलाए, हम इतने तैयार होके उनके सामने आए कि वो तो आश्चर्यचकित हो जाए, वो कहें अब तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा अगर मैंने इनके साथ में काम नहीं किया तो मैं आकर के कहूंगा कि नहीं सर, कल मेरा शाम को शो है, मेरा भी शो है सर, आपका नहीं है अकेले का, मैं आकर के मेरे रिहर्सल मुझे चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे एक्टर्स की कमजोरी या कई बार जो थोड़ी लापरवाही, या डायरेक्टर भी कई बार अच्छे से ढंग से पॉलिश नहीं करते हैं,
म्यूजिकल पोर्शंस पर वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। वो कोई बेसुरा गा के भी निकल गया तो वो कहते हैं कि चलो भाई एक्टर ही तो है, वो कर लेगा ठीक। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप ना अपने एक्टर के ऊपर, उस अपने सिंगर के ऊपर मेहनत करके थोड़ी तैयारी करो आप। मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव। मैं रंगमंडल में 81 में मैं कैजुअल आर्टिस्ट था। मैं 81 में, मेरी तो बड़ी ड्रामेटिक एंट्री है ना थिएटर में। मैं 1981 में बैरी जॉन जैन तो था ना उसमें, स्टेज मैनेजर था जैन। 2 कश्ती के सवार का म्यूजिक ऑलमोस्ट तैयार हो रहा था और प्ले भी काफी कुछ तैयार हो गया था। उसके बाद में उन्होंने मेरा जो भोपाल में परिवार है वो थोड़ा काफी उसका कल्चरल उसमें नाम है, तो कारण जी ने उस तरीके से एक हमारे ही परिचित को, कॉमन फ्रेंड को उन्होंने पता लगवा के भेजा। तो मैं पहले दिन जब एंट्री पे आया तो मैं काफी नाटक पका हुआ देख रहा था मैं। और मैं इस वजह से नहीं घबराया कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं इस वजह से घबराया कि ये तो इतने आगे बढ़ गए, मैं अब इनके साथ में कैसे काम करूंगा और डांट अब सब मेरे हिस्से में आएगी, क्योंकि ये तो सब अच्छा कर रहे हैं। वो बोंगो कॉन्गो दुनिया भर के रिदम एक्टर्स बजा रहे हैं, स्टेज में आकर के सब गाने गा रहे हैं। कारण जी खुद हारमोनियम लेकर के सब म्यूजिक कंडक्ट करते थे और मैं आकर के बैठता तो मुझे मालूम है कि आभा इसमें होती तो मजा आता। आभा इन्हें एक बार सुबह की रिहर्सल से मैं जब घर जा रहा था तो आभा मुझसे बोली वहां भारतून ने, शाम को आओगे ना भैया? शाम को आओगे ना भैया? मतलब उनको ये लगा कि ये आज इसके सामने इतना काम हुआ है और ये बेचारा चुपचाप बैठा देखता रहा, ये पक्का शाम को बोल देगा कि सर मेरा आज 4 बजे ये है, 6 बजे ये है। मुझसे ऐसे और हम 1:30 बजे रिहर्सल छूटी थी और 3:30 बजे का फिर से कॉल था और भागते हुए गए और खाना खा के वापस आए 3:45 बजे, 4 बजे रिहर्सल शुरू हुई। तो 2 कश्ती के सवार का मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था, मैं एक नॉन थिएटर वाला म्यूजिशियन, मैं कैसे आज आप लोगों के इतने सीनियर लोगों के बीच में बैठ के और मैं इधर बैठा हुआ हूँ और आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसका कारण यही है कि इतना जबरदस्त काम वहां पर हुआ और इतना म्यूजिक पे काम हुआ, इतना एक्टर्स के ऊपर काम हुआ कि जो लोग भी जुड़ते गए वो नतमस्तक होते गए कि यहाँ ऊपर सिर उठाना नहीं है, यहाँ पर तो सीखने आए हम। या मैं भूल जाता हूँ कि मैं कोई बड़े घर संगीत परिवार का हूँ। मैं तो बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गया था, सारे मेरे तेवर ढीले हो गए थे, जीरो हो गया था बिल्कुल मैं। और वो जीरो से जो शुरू हुआ तो फिर मेरा सीखना शुरू हुआ सही ढंग से। और एक इसमें और भी मजेदार बात है कि मैं 2-3 साल तक अलग अलग नाटकों में रंगमंडल में आता रहा और मेरी कोई ऑफिशियल, आज आपको बता रहा हूँ, जयंत को भी नहीं मालूम होगा, कोई नियुक्ति नहीं थी है। राजकमल बगरा का जो इंटरव्यू हुआ था, सेकंड इंटरव्यू जिसमें राजकमल, दिनेश और ओम प्रकाश मौर्य इन लोगों को लिया गया था, गोपाल बगरा का बैच था सेकंड और इनका राजकमल बगरा। तो इसमें उन्होंने, कारण जी ने मुझे कहा कि तुम इंटरव्यू में बैठना, तुम म्यूजिक का टेस्ट लेना इन लोगों का, सबका, एक्टर्स का। तो मुझे सामने एक तरफ सब लोग बैठे हुए थे, 4-5 लोग, रतन दादा और ये सब और रैना जी और सब लोग इंटरव्यू बोर्ड का बैठे हुए थे और इधर मैं बैठा था, इधर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के म्यूजिक का टेस्ट और इम्प्रोवाइजेशन के लिए कि तुम कुछ इम्प्रोवाइजेशन कराना उनसे। तो सब इन लोगों के एक्टर्स के इंटरव्यू में दिन भर बैठता था मैं उनके साथ, मतलब एक तरीके से इंटरव्यू बोर्ड में था मैं, एक बी टीम में। उसके बाद शाम को कारण जी ने कहा चलो अब तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं। अरे तुम्हारा इंटरव्यू, बोले एक काम करो, कल तुम्हारा लेटर ही बन जाएगा, क्योंकि हमने तुमको ना इंटरव्यू लेते हुए देखा, देते हुए नहीं देखा। तुम जो बच्चों से जो इम्प्रोवाइजेशन करवा रहे थे और वो हमने ऑब्जर्व किया, तो हम उसके बेस पे तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर कल मिल जाएगा तुम्हें। तो मैंने ये कहा कि, और मुझसे पहले कह रहे थे कि इन लोगों के साथ में तुम्हारा भी इंटरव्यू कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं तो सब कहेंगे कि इंटरव्यू तो हुआ नहीं इनका, तो इनको कैसे अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने कहा कि आपने जो 2 दिन तक इंटरव्यू लोगों का लिया है ना, उसके बेस पे हम आपको इंटरव्यू आपका मान रहा है हुआ और आपको कल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये डेडिकेशन का जो मामला है थोड़ा सा, कि आपके जितने भी शहर में जो थिएटर कर रहे हैं इस समय, ग्वालियर, जबलपुर और लखनऊ, आप लखनऊ में होंगे ना सूर्य जी? हाँ, लखनऊ में है।
बिल्कुल। तो ये सारे शहर में जो लोग काम कर रहे हैं या जो भी अभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, वो अपने हम उम्र, मैं कह रहा हूँ जब तक आप हम उम्र म्यूजिशियंस को जब तक शामिल नहीं करोगे ना, तो थिएटर का भला नहीं होने वाला है। आप जैसे कोई 18 साल का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ जैसे कॉलेज में करते हैं, गिटार बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे म्यूजिशियन पर डिपेंड कर रहे हैं आजकल जो ना आकाशवाणी के साजिंदे हैं, जो 30-40 साल से सितार बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, हम उनको बेचारे वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, हमने एकदम न्यू कमर को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम तबले और हारमोनियम वाले को मैंने कांटेक्ट किया था। तो वो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग नाटक वाले नहीं हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत प्रयास किया था। उनको नाटक वाला बनाना है। हाँ, अभी आप यही आपको अभी यही एक बोल लेना है स्लोगन के हम तुम्हें नाटक वाला बनाएंगे और 2-3 अच्छे नाटकों में बन जाएंगे वो नाटक वाले। तो ये जो नशा है, ये मैं आपको कहता हूँ, जो थिएटर में जैसे एक्टिंग का नशा होता है ना, ऐसी ऑन स्टेज सिंगिंग का नशा होता है। प्रतिमा जी इसका बहुत अच्छे से वो दे सकती है कि उनको कितना, उन्होंने जब कई नाटकों में गाया तो उनको अपने रोल में गाने का इंतजार होता होगा कि यार ये मेरा गाना ये सीन में आएगा तो मैं और अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट करूंगी, या ऑडियंस को भी लगता है कि ये कैरेक्टर जब आएगा और जब ये बोलते बोलते जब गाएगा या कोई चीज जब म्यूजिक पिट में बैठ के गाएगा तो क्या आनंद हमें आएगा। प्रतिभा जी बताइए जरा सा, कोई आपका एक्सपीरियंस बताइए ना, कि आपने तो इतने नाटकों में गाया भी है और रोल भी किया है, तो रोल करने के साथ में गाने का एक जो आपको एक एक्स्ट्रा मजा जैसा नहीं लगा? कि बिल्कुल मजा आता था, इंतजार रहता था कब गाना आएगा और गाएंगे। जबकि ऐसा कोई और प्रोफेशनल सिंगर थी या मैंने सीखा हुआ था, बस वॉइस मेरी थोड़ी ओपन थी, तो जब गाती थी तो और मतलब गाने का ही होता था कि पब्लिक, ऑफ कोर्स जब सामने ऑडियंस होती है तो बहुत लगता है। आपके साथ भी मैंने 1-2 नाटक करे हैं म्यूजिक का, कई बार हम लोगों ने एक साथ जुड़े हैं, तो जबकि ऐसा नहीं था कि, और फिर वाहवाही जब मिलती थी तो लगता था कि यार अब तो और गला फाड़ दो मतलब। अब समय बहुत कम बचा है, हमारे ख्याल से कुछ गाने सुन लिए जाएं हम मुझसे। गाने रह जाए, नाटक का गाना हो जाए। हाँ, नाटक के गाने जरूर। तो मेन चीज वही है कि थोड़ा आपको म्यूजिशियन को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो आपके हमने लिख लिया है, शहर के म्यूजिशियंस को नाटक वाला बनाओ। हाँ, हमने भी लिख लिया। लिख लिया। तो गाने तो बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन आप बताइए कोई ऐसा वो हो तो। अपने मन से गाओ यार। मैंने अभी जो लेटेस्ट अभी मैंने जो महेश दत्तानी के नाटक में जो एक गाना कंपोज किया था, उसका मैं सुनाता हूँ आपको। महेश दत्तानी का नाटक था यरमा, तो सबको मालूम है यरमा, लोरका का जो यरमा है, वो उसका ओपनिंग सॉन्ग है उसका। वो नाटक शुरू होता है वो गांव के माहौल में, और ये नाटक हुआ था अपने इसमें हरियाणवी डायलेक्ट में हुआ था, उसका एक्सेंट था, ठीक है ना। एक्टर्स की एंट्री होती है, सब पक्षियों की इनकी आवाजें निकालते हैं। सुबह का वक्त हुआ है, सब लोग अपने जैसे अपने अपने खेतों में काम पे निकले हुए हैं, और वो जो कैरेक्टर है लड़की, वो एक अपने सपनों की दुनिया में है ना। तो वो गाना ऐसा था, सावन के झूले खेता में, सावन के झूले खेता में, और एक झूला मारे आंगन में। क्या बात है। सावन के झूले खेता में, और एक झूला मारे आंगन में, या झूला पे मारे कान्हा का, या झूला पे मारे
रे कान्हा का भांजा जो चंदा मामा का, भांजा जो चंदा मामा का, चंदा से चोरे माखन जो, चंदा से चोरे माखन जो, नल्ला ने लोरी मने सुना बनी, नल्ला ने लोरी मने सुना बनी। ओ सावन के झूले खेता में और एक झूला मारे आंगन में, मन गीत संगीत गावन दो, ढोली ने ढोल बजावन दो, मन गीत संगीत गावन दो, ढोली ने ढोल बजावन दो, और नाचन दो मन जीवन के, और नाचन दो मन जीवन के, सावन के झूले खेता में। क्या बात है, झूला मारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अशोक जी, वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये नाटक की शुरुआत होती थी, और उसके बाद में वो फिर वो खेत में जाने के लिए उसको तैयार कर रही है, उसको धोती उसकी बांध रहा है, वो उसको खाने का डब्बा दे रही है, फिर वो खेत में जाता है। तो ये एक ओपनिंग उस नाटक की। अब महेश दत्तानी ऐसे डायरेक्टर है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनका नाटक होगा, मेरा संगीत होगा। लेकिन आप देखो, मुंबई में रहने का मुझे ये फायदा भी मिला कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो मेरी फितरत के भी नहीं है, और मेरी फितरत के जो लोग हैं उन्होंने भी किया, लेकिन एक अलग फितरत है। सुनील शानबाग अलग फितरत के हैं, अतुल कुमार अलग फितरत के हैं, महेश दत्तानी अलग फितरत के हैं, सलीम आरिफ अलग फितरत के हैं। सलीम साहब के साथ मैंने जब वो किया मुंबई अठन्नी मुंबई महानगर की, तो उसमें गाना था, गुलजार साहब ने लिखा था कि मुंबई के ऊपर उन्होंने सारी नज़में लिखी। अब उन्होंने मुंबई के ऊपर लिखा कि ये इश्तिहारों का शहर है, ये सारे लोग आज हमें ट्रेजेडी भी सुनने को मिल रही है, और शायद उसका भी कुछ कारण यही होगा कि हम अपनी उसको लड़ाई से हम हार रहे हैं एक तरीके से। अब ये गुलजार साहब ने लिखा था, इश्तिहारों का शहर है शायद, इसमें सब इश्तिहार रहते हैं, इश्तिहारों का शहर है शायद, इसमें सब इश्तिहार रहते हैं। कि सब इश्तिहारों का शहर है, हम सब लोग इश्तिहार हैं, किसी ना किसी जगह पर शोकेस अपने आप को करते रहते हैं, कहीं बोर्ड पे टंगे हुए हैं तो कहीं पर कोई कैमरे के सामने है, तो ये इश्तिहारों का शहर है। ऐसी जब उन्होंने मुंबई के ऊपर नज्म लिखी मुंबई के ऊपर नज्म लिखी, तो वो 2 पेज की नज्म थी, 2 पेज की नज्म थी, और सलीम साहब ने कहा कि आप ना इसको, आपको दिल में आता है, अगर बन जाती है तो बना लो आप, नहीं तो मैंने तो आपको स्क्रिप्ट दे। तो वो मैंने जब नज्म बनाई तो नज्म गुलजार साहब को इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कि ये मुंबई की एंथम है, बोले इसको मैं मुंबई की एंथम बोलता हूँ। और ये आमोद ने इसमें बहुत लाजवाब काम किया है, इतनी अच्छी धुन बनाई है इसकी, वो आप सुन लीजिएगा। वो मेरे ख्याल से कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। उसमें थोड़ी लंबी है लेकिन 6 मिनट की है, नॉन स्टॉप। अब ये टाइम है ना 6 मिनट। हाँ हाँ सर है, हाँ, थोड़ी मैं एडिट कर दूंगा। मुंबई 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 बड़ी लंबी सी मछली की तरह लेटी हुई पानी में ये नगरी मुंबई मुंबई
बड़ी लंबी सी मछली थी लेटी हुई पानी में ये नगरी मुंबई। मुंबई की सर पानी में और पाँव जमीन पर है, कि सर पानी में और पाँव जमीन पर है। समंदर छोड़ती है ना समंदर में उतरती है ये नगरी मुंबई। मुंबई जुराबें लंबे लंबे साहिलों की पिंडलियों तक खींच रखी है। जुराबें लंबे लंबे साहिलों की पिंडलियों तक खींच रखी है। समंदर खेलता रहता है पैरों से लिपट कर, हमेशा छींकता है शाम होती है तो टाइड में। समंदर यही देखा है साहिल पर समंदर ओक में भरकर, जो शांदे की तरह हर रोज पी जाता है सूरज को। बड़ा तंदुरुस्त रखता है कभी दुबला नहीं होता, बड़ा तंदुरुस्त रहता है कभी दुबला नहीं होता। कभी लगता है ये कोई तिलस्मी सा जजीरा है मुंबई। किसी गिरगिट की चमड़ी से बना है आसमां इसका, जो वादों की तरह रंगत बदलता है मुंबई। किसी गिरगिट की चमड़ी से बना है आसमां इसका, जो वादों की तरह रंगत बदलता है मुंबई। किसी गिरगिट की चमड़ी से बना है आसमां इसका, जो वादों की तरह रंगत बदलता है मुंबई। कसीनों में रखे दूल्हे की सूरत चलता रहता है, कसीनों में रखे दूल्हे की सूरत चलता रहता है मुंबई। कभी इस शहर की गर्दिश नहीं रुकती, कभी इस शहर की गर्दिश नहीं रुकती। इसे बेरिंग लगे हैं किसी एक्सेल पे रखा है, इसे बेरिंग लगे हैं एक्सेल पे रखा है। तिलस्मी शहर के मंजर अजब है, तिलस्मी शहर के मंजर अजब है। अकेले रात को निकलो सियासत की सड़कों पर, अकेले रात को निकलो सियासत की सड़कों पर। तिलस्मी चेहरे ऊपर जगमगाते होर्डिंग्स पर झूलते हैं, सितारे झांकते हैं नीचे सड़कों पर, सितारे झांकते हैं नीचे सड़कों पर। वहां चढ़ने के जीने ढूंढने पड़ते हैं पातालों में गुम होकर, पातालों में गुम होकर। यहाँ जीना भी जादू है, यहाँ जीना भी जादू है। यहाँ पर ख्वाब भी टांगों पे चलते हैं, यहाँ पर ख्वाब भी टांगों पे चलते हैं। उमंगे फूटती है जिस तरह पानी में रखे मूंग के दाने, उमंगे फूटती है जिस तरह पानी में रखे मूंग के दाने। चटकते हैं तो जी भी उड़ने लगती है मुंबई। मुंबई यहाँ दिल खर्च हो जाते हैं अक्सर कुछ नहीं बचता, यहाँ दिल खर्च हो जाते हैं अक्सर कुछ नहीं बचता। सभी चाटे हुए पत्तल हवा में उड़ते रहते हैं, सभी चाटे हुए पत्तल हवा में उड़ते रहते हैं। समंदर रात को जब आंख बंद करता है, ये नगरी पहन के सादे सेवर आसमां पर अक्स अपना देखा करती है, करती है, करती है। कभी सिंदबाद भी आया तो होगा इस जजीरे पर, कभी सिंदबाद भी आया तो होगा इस जजीरे पर। ये आधी पानी और आधी जमीन पर जिंदा मछली देख कर हैरान हुआ होगा ये नगरी मुंबई। मुंबई क्या बात है, वाह। बहुत
बहुत बढ़िया, बहुत सही। बहुत तो बढ़िया। ये मुंबई की पूरी एक कहानी एक गाने के में आ जाती है, और एक तरीके से पूरी मुंबई की लाइफ को भी इसमें बताया गया है। अब आज हम सपनों की दुनिया में हैं, लेकिन कुछ लोग हार भी रहे हैं, और हार के कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जा रही हैं, लेकिन असलियत में तो ये बड़ी अपने आप को ना मजबूत करने वाला शहर है। अगर मैं इस समय मुंबई में बैठा हूँ और मुंबई की जब नज्म गा करके चुका हूँ, तो मेरे अंदर जज्बा लड़ने वाला ही है कि यहाँ पर लड़ना है। यहाँ क्या, कहीं भी लड़ना है, हर जगह पर लड़के ही अपने आप को जीतना है। तो ये ऐसे ऐसे गाने मैंने यहाँ पर कंपोज करे। जयंत के जो मृत्युंजय का भी एक गाना हमेशा मुझे याद आता है, मैं याद करके गाता भी हूँ। और भी नाटकों के गाने याद आते हैं मुझे। अंधा युग निर्मल पांडे के साथ मैंने किया था, तो 9 महीने की रिहर्सल हुई थी। कई बार तो सब हमारे रत्न जी वगैरह तो जानते हैं, वो देखने भी आए थे सब लोग। तो ऐसे ऐसे 8-8, 9-9 महीने की रिहर्सल भी की है हमने, जो और शहरों में संभव नहीं है। 9 महीने की रिहर्सल करना मुंबई में आसान काम नहीं है। और एक ऐसी जगह पर जो अंधेरी ईस्ट में ज्ञान आश्रम करके एक जगह थी, वहाँ हम करते थे। जज्बा तो था अमोल जी, वो जज्बा था, जज्बा था, यस वो जज्बा था। यस। 9 महीने तक क्या रोज रिहर्सल होता था? रोज अच्छा, रोज रिहर्सल होती थी, और 5-6 घंटे होती थी रोज। म्यूजिक कंपोज होता था, कभी मूवमेंट होते थे, कभी कुछ होता था, कभी 45 लोग थे, 45 लोग थे। दिन भर चाय वगैरह बनती रहती थी पीछे कड़ाओं में, और चाय नाश्ता बिस्कुट चलता रहता था, और लोग अपने डब्बे लेके आते थे, बाकायदा लंच होता था, एक रेपर्टरी की तरह होता था काम। सुबह से शाम तक लड़के आ जाते थे। तो ऐसे ऐसे नाटक हमने किए। हम कई बार सोचते थे, हम शहर को लेकर के कई बार नाटक सोचते हैं कि अंधा युग, अरे यार मुंबई में नहीं हो सकता, मृत्युंजय मुंबई में नहीं हो सकता। अरे भाई, नाटक करना है और नाटक दिखाना है तो कहीं भी होगा, कहीं भी दिखाया जाएगा। हमारे यहाँ पर एक ठीक है, लोग प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ पर लोग कहते हैं 4 या 5 का कास्ट का कोई नाटक हो, 4-5 लोगों का हो। तो भाई अंधा युग तो 9 लोगों का ही है। अंधा युग में शेक्सपियर में जैसे मैक्सिमम नाटकों में 9-10 लोग ही हैं। हमारा जो ट्वेल्थ नाइट में भी 9 लोग हैं, 9 ही कैरेक्टर है। अंधा युग आप देखो, अंधा युग में भी 9 कास्ट है, लेकिन वो नाटक आदमी कई बार 15 के साथ करता है, कई बार 25 के साथ करता है, कई बार उसमें इतने पॉसिबिलिटी है कि वो 50 लोगों के साथ भी कर सकता है। वो ऐसा नाटक है, उसमें कैरेक्टर अगर देखा जाए तो कैरेक्टर 9-10 ही हैं गिनती के। हमारी पूरी उंगलियां भी नहीं खत्म होंगी और कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे। गीतांजलि, टाइम जी खत्म होने हाँ, वाला है। हाँ सर, थैंक यू, आप ध्यान रख रहे हैं। समय खत्म होने वाला है सर, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि थैंक यू। और रही बात ऑडियंस की, तो सर ये एक मुहिम सा मैं कर रही हूँ कि इसमें चाहे 2 हो कि 200 हो, मुझे ये करना है, मतलब करना है, क्योंकि आपकी जो बात हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग बाद में फिर अपलोड भी होगी और उस पर भी काम भी होगा। मुझे तो बहुत खुशी है। लास्ट मैं आप लोग तो देख, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने किया था स्टूडेंट्स होंगे, सर ये लेकिन मेरा परिवार है, ये मेरे मैं दिल से, मैं अभी वो जो मैंने न्यूज सुनी थी वो दुख भूल गया मैं। अब जी। मुझे याद नहीं है कुछ भी। मैं शुरुआत में बहुत दुख लेके बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, मेरा अच्छा दोस्त था, वो नहीं था। लेकिन आज ये इस काम को खत्म करने के बाद मैं बहुत आशान्वित हूँ, और मैं थैंक यू, बहुत ही एक तरीके से मुझे दिली खुशी हुई है आप लोग के सामने। थैंक यू।